हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम नीट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आज हम इस टॉपिक को बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसलिए बोला गया क्योंकि बच्चा ये ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट होता है। अब हम ये बात जानते हैं, आपने जब पार्ट्स पढ़े थे तो दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल, इसको हम एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, जिसका डायमीटर ज्यादा है। अब यहां से ब्लड फ्लो होता है और ग्लोमेरुलस में आता है, विच इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये गुच्छा है एक ब्लड कैपिलरीज का, और इसके आगे निकल जाती है फिर इफरेंट आर्टेरियोल। ई से इफरेंट आर्टेरियोल जो आगे निकल गई है। अब यहां पे जो ग्लोमेरुलस में ब्लड है उसी का प्लाज्मा क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लाज्मा में से मोस्ट ऑफ द चीजें फिल्ट्रेट होती है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेट नहीं होता है और ना ही ब्लड सेल फिल्ट्रेट होता है। इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं बच्चा, बिकॉज ये बहुत बारीकी से फिल्ट्रेट होता है। तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होगा और ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से कहां जाएगा बच्चा, बाउमेन्स कैप्सूल में जाएगा। बाउमेन्स कैप्सूल बाउल की तरह होता है, जो कि नेफ्रॉन का ही ये पूरा पार्ट है। जब आपने नेफ्रॉन के पार्ट्स पढ़े होंगे तब आपने जानते होंगे, आई होप आपको ये पता होगा, इसलिए हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। ये बाउमेन्स कैप्सूल है, दिस इज द बाउमेन्स कैप्सूल। फिर पीसीटी वाला रीजन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर हमारा लूप ऑफ हेनले आ जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हमारा कलेक्टिंग डक्ट में वो ओपन हो जाता है। ये बात अच्छे से क्लियर है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट कहां पे आएगा, बाउमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस में हो रहा है इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बहुत बारीकी से हो रहा है इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है बच्चा कि आपका जो जीएफआर है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो 1 डे में, एक दिन में 180 लीटर है। ठीक है, 180 लीटर पर डे। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, लेकिन हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो 1 से 1.5 लीटर है पर डे, 1 से 1.5 लीटर। दैट इज अवर यूरिन आउटपुट। ये हमारा क्या है, यूरिन आउटपुट है। तो बच्चा 180 लीटर से 1 से 1.5 लीटर पहुंच गया, मतलब लगभग 99% कहां चला गया, 99% बेटा रीएब्सॉर्ब हो गया। सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन हुआ। अब हुआ क्या कि ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, चीजें जब यहां से फिल्टर करके बाउमेन्स कैप्सूल में आती हैं तो बहुत सारी जरूरत की चीजें जो आपकी बॉडी को जिसकी नीड है वो भी फिल्ट्रेट होकर के कहां चला जाता है, बाउमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। जैसे ग्लूकोज भी चला गया, जैसे अमाइनो एसिड्स भी चले गए, जैसे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयन, वाटर बहुत ज्यादा चला गया, विटामिन चला गए। अब ये इसकी जरूरत बॉडी को ऑलरेडी है, फिर भी ये इधर चला गया है छन करके, तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। जब हम नेफ्रॉन का पार्ट पढ़ते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल आगे आकर के यहाँ पे चारों तरफ से लपेट जाती है, इसके चारों तरफ, नेफ्रॉन के चारों तरफ रन करती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और यहाँ पे वासा रेक्टा बनाती है। तो चीजें क्या हो जाती हैं, इसी ब्लड वेसल्स में, ब्लड में जाकर के रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं। दैट इज सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव होता है इसलिए। तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रेशन। सेक्रेशन क्या होता है कि जो टॉक्सिक चीजें आपके ब्लड में रह गई हैं, जिनको शायद निकालना रह गया था, वो चीजें क्या हो जाती हैं, वापस से आपके फिल्ट्रेट में, आपके नेफ्रॉन में डाल दी जाती हैं कि भाई इसको भी लेकर के चले जाओ। जैसे कि हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, आपका अमोनियम आयन हो गया। और एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लाइन है, वो अभी मैं लिख दूंगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो बोलता है कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन को सिक्रीट कर दिया जाता है टू मेंटेन द आयनिक एंड पीएच बैलेंस, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन एंड पीएच। तो ये आपको लाइन याद रखना है, और ये पीसीटी वाले रीजन में, डीसीटी वाले रीजन में और कलेक्टिंग डक्ट में ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। ठीक है, कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन का यहां पे क्या होता है, सिक्रीशन भी होता है टू मेंटेन द आयनिक एंड पीएच बैलेंस।
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं, विच इज अवर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को और सिक्रीशन को साथ में पढ़ लेंगे बच्चा, इसको बने रहने देते हैं। ठीक है, इससे अभी हम समझेंगे। देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सबसे पहले फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हम जानते हैं, अब आपको पता भी होना चाहिए, ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 3 फिल्ट्रेशन की लेयर रहेंगी बच्चा, 3 फिल्ट्रेशन की लेयर। ठीक है, 3। ये ग्लोमेरुलस में जो स्क्वैमस एपिथेलियम की होगी लेयर, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में होगा, राइट। ये क्या होगा, एंडोथेलियम, ब्लड कैपिलरीज, पहली लेयर हो गई। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस में। फिर उसके बाद हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद बाउमेंस कैप्सूल की लेयर बना दें, बाउमेंस कैप्सूल की लेयर बना देते हैं। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल की लेयर, ये बाउमेंस कैप्सूल की लेयर रहेगी, विच इज ऑल्सो स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत पतली सी फ्लैट लेयर होती है, दैट्स वाई वो फिल्ट्रेशन में मदद करती है, डिफ्यूजन में मदद करती है। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज जो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखी है कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के, वो थोड़े स्पेशलाइज्ड होकर के बना लेते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स आपको याद रखना है, ये एक फिल्ट्रेशन स्लिट का फॉर्मेशन करते हैं बच्चा। ये क्या बना लेते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बना लेंगे। ठीक है, यहां पे फिल्ट्रेशन स्लिट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से फिल्ट्रेशन स्लिट। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, जो फॉर्म कर क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिल्ट्रेशन स्लिट बना रहे हैं बच्चा, फिल्ट्रेशन स्लिट। अरे छन्नी जैसा आप समझो, एक छन्नी, बहुत माइन्यूट पोर्स है जिससे अच्छे से छन जाए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो सके, इसलिए इन्होंने क्या बना लिया है, एक फिल्ट्रेशन का स्लिट बना लिया है। कौन से सेल्स ने, पोडोसाइट सेल्स, आपको नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोडोसाइट सेल्स स्क्वैमस एपिथेलियम के एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, अब तीनों लेयर का नाम लिख देते हैं बच्चा, तीनों लेयर का नाम। ये पहली लेयर हो गई, पहली लेयर विच इज एंडोथेलियम, जो कि क्या है, सिंपल स्क्वैमस का, ये ब्लड ग्लोमेरुलस में मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज में। दूसरी लेयर कौन सी है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और तीसरी लेयर ये वाली कौन सी हो जाएगी, तीसरी लेयर, थर्ड लेयर, इट इज द थर्ड लेयर, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ही लेयर है, स्क्वैमस एपिथेलियम की ही लेयर है। दिस इज ऑल्सो द एपिथेलियम लेयर। तो तीनों लेयर आपको पता रहेगा, दिस इज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब जो फिल्ट्रेशन होता है बच्चा, वो एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। वो कैसा प्रोसेस है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम दूसरा प्रेशर पढ़ने वाले हैं इसी का। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का दूसरा पार्ट प्रेशर। फिल्ट्रेशन जो होता है, पहली चीज, वो एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन थोड़ी किया, वो तो फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन थी और उससे चीजें फिल्टर होकर के आ गई, कुछ सेलेक्ट करके भेजा। क्या सेलेक्ट करके अगर हम भेजते तो एब्जॉर्प्शन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। एब्जॉर्प्शन क्यों कराते हैं हम, अगर हम खुद ही सेलेक्ट करके भेजते तो, इसलिए इट इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। दूसरा क्या है, दूसरा ये पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट बच्चा, जो अभी हम पढ़ेंगे, जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसकी वजह से होता है। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी या एटीपी खर्च नहीं हो रही। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं, हम प्रेशर डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो रीजन है, जो है पार्शियल प्रेशर, कैसे क्रिएट होता है पार्शियल प्रेशर यहां पे, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट जो है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करता है। देखिए, सबसे पहला प्रेशर जो होता है, दैट इज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसको जीएचपी भी बोलते हैं, ये ग्लोमेरुलस में होता है। ये बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। ये आप देख रहे हैं, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा, और ये इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या है, कम। ये डायमीटर के डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है यहां पे ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट में, वही होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये प्रेशर क्या करता है, फिल्ट्रेट को फेवर करता है। अब यहां पे फिल्ट्रेट है, इधर का डायमीटर ज्यादा है, इधर का डायमीटर कम है, जिसकी वजह से यहां पे प्रेशर क्रिएट होता है और ज्यादा से ज्यादा फिल्टर हो जाती हैं चीजें। तो ये क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट फेवर कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है,
60 mm ऑफ Hg, जिसकी वैल्यू है 60 mm ऑफ Hg। ये पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फेवर कर रहा है फिल्ट्रेट के फॉर्मेशन को। GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बाद जो दूसरा प्रेशर आता है बच्चा, दैट इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 30 mm ऑफ Hg। ये फेवर नहीं करता, ये फेवर नहीं करता, ये नेगेटिव प्रेशर, ये अपोज करने का काम करता है। अब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये जो पोर्स थे ना फिल्ट्रेशन स्लिट में, ये पोर्स बन रहे थे, वहां पे पोर्स, ये स्क्वैमस एपिथेलियम में, एंडोथेलियम में, वहां पे पोर्स में जाकर के बैठ जाते हैं, तो फिल्ट्रेट को जगह ही नहीं मिलती कि वो बाउमिन्स कैप्सूल की तरफ जा पाए। और दूसरा रीजन क्या है? ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं, वाटर को जाने नहीं देते, फिल्टर नहीं होने देते वाटर को। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, ये होल्ड करके रखते हैं वाटर, तो ये भी क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तीसरा प्रेशर कौन सा है? तीसरा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या करता है? अपोज करता है, जिसकी वैल्यू होती है 20 mm ऑफ Hg। ये भी एक नेगेटिव प्रेशर है जो कि क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है फिल्ट्रेट को। अब हुआ क्या कि ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट कहां चला गया? बाउमिन्स कैप्सूल में चला गया। बाउमिन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट गया बच्चा, वो बोल रहा है कि बस अब नहीं आना, अब हो गया इतना ही फिल्ट्रेट। तो वो भी क्या कर रहा है? फिल्ट्रेट को अपोज कर रहा है। ठीक है, वो भी क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो जो बाउमिन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट है, वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है फर्दर फिल्ट्रेशन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो वो भी अपोज कर रहा है। तो ये 20 mm ऑफ Hg। तो अब निकालते हैं हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इससे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी निकल के आएगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो जाएगा? इस पूरे से GHP से हम किसको माइनस कर देंगे बच्चा? BCOP प्लस CHP, इसको माइनस कर देंगे। तो GHP कितना है? 60 एंड BCOP कितना है? 30 प्लस 20। तो ये 60 माइनस 50 विच इज 10 mm ऑफ Hg। 10 mm ऑफ Hg, ये वैल्यू आपको याद रखनी है बिकॉज इट इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस प्रेशर से फिल्ट्रेट बन रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां से चीजें यहां पे आ गई बाउमिन्स कैप्सूल में, अब आगे बढ़ेंगी। अब हम ये बात जानते हैं कि इस फिल्ट्रेट में बहुत जरूरी चीजें भी चली गई हैं। दो चीजें नहीं जाती हैं, आपको याद रखना है, दैट इज ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ये नहीं होता फिल्ट्रेट में। इसके अलावा ज्यादातर सारी चीजें चली गई हैं, ऑलमोस्ट आयंस चले गए हैं, वाटर, सब कुछ चला गया। अब उनको एब्जॉर्ब कहां पे करेंगे हम? PCT वाले रीजन में, DCT वाले रीजन में और लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट, यहां पे चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? हर जगह तो चीजों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है सर जी जो आ सकता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को हम साथ में पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को। तो देखिए, सबसे पहली चीज है आपको याद रखना है PCT। PCT में आपको क्या याद रखना है? PCT में बच्चा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये बात आपको याद रखना है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का कहीं पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लगभग 70 to 80% चीजें यहीं पे एब्जॉर्ब हो रही हैं। यहां पे मैंने बताया है, बाहर की तरफ एरो मतलब नेफ्रॉन से बाहर की तरफ एरो, ठीक है, उसका मतलब चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं। नेफ्रॉन की तरफ एरो मतलब चीजें उसमें सिक्रीट हो रही है। जो ग्रीन वाला है वो सिक्रीशन है। और आप ध्यान दीजिएगा, ग्रीन वाले में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और अमोनियम आयन। यही 3 चीजों को क्या किया जा रहा है? सिक्रीट किया जा रहा है। और इन्हीं 3 चीजों से क्या होगा? स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। कहां पे किया जा रहा है? PCT में, DCT में और कलेक्टिंग डक्ट में भी किया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी ये चीजें क्या हो जाती हैं? अब सिक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। और कलेक्टिंग डक्ट भी चीजों का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराता है, दैट इज सोडियम आयन का और वाटर का।
ठीक है, वो अभी हम लिख लेंगे। तो पीसीटी सबसे पहला आपको याद रखना है, दैट इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा ये वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का। लगभग 70 to 80% चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन भी एब्जॉर्ब हो जाता है। बाइकार्बोनेट आयन का लगभग 80% यहाँ पे चीज, बाइकार्बोनेट आयन लगभग 80% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और डीसीटी में भी ये चीज एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे सिक्रीशन होता है क्या? बिल्कुल, पीसीटी में आप सिक्रीशन याद रखेंगे बच्चा, अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, इन तीनों का क्या होता है यहाँ पे? सिक्रीशन होता है टू मेंटेन द आयनिक एंड पीएच बैलेंस। ठीक है, टू मेंटेन द आयनिक एंड पीएच बैलेंस, यहां पे चीजों को क्या कर दिया जाता है? सिक्रीट कर दिया जाता है। पीसीटी के बाद जो दूसरा रीजन आपको याद रखना है, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या याद रखेंगे बच्चा? दैट इज इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड, सिर्फ परमिएबल किसके लिए है? वाटर के लिए। ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है, सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है। तभी यहां से चीजें क्या कौन एब्जॉर्ब हो रहा है? वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर परमिएबल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल, वाटर के लिए परमिएबल, तभी यहां से सिर्फ वाटर को मैंने बाहर दिखाया, क्योंकि वाटर सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद तीसरा आपको याद रखना है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बच्चा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अगर मैक्सिमम यहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है तो मिनिमम कहां पे एब्जॉर्ब होगा बच्चा? मिनिमम एक्चुअली यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। किसके लिए परमिएबल है? इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। तभी यहाँ पे Na+ और Cl नेगेटिव दिखा रखा है। ये यूरिया वाला मैं अभी आपको समझाऊंगा। डीसीटी वाला रीजन आते हैं, हम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिकोड कर रहे हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन आ सकता है। डीसीटी में क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन और साथ ही साथ वाटर। सोडियम और वाटर का क्या होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहां कहां पे होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। तो यहाँ पे सिक्रीट क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है पोटेशियम आयन, आपका H+ भी सिक्रीट हो रहा है और बाइकार्बोनेट आयन भी सिक्रीट हो रहा है टू मेंटेन द आयनिक एंड पीएच बैलेंस। फिर से, और कलेक्टिंग डक्ट में भी मैंने यहीं पे दिखा दिया है, आपको याद रखना है। इसका क्या होगा? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। सोडियम एंड वाटर का क्या हो जाएगा? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन बच्चा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका यहां पे भी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसकी वजह से होता है? रास मैकेनिज्म चलती है, याद करिए, उसको भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मैकेनिज्म चलती है रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम और एडीएच हार्मोन की वजह से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट रीजन में। यहां पे भी पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन, अमोनियम का क्या हो रहा है? सिक्रीशन टू मेंटेन द आयनिक पीएच बैलेंस। ठीक है, ये आपका डिकोड हो गया है पूरा एनसीईआरटी, किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है, कितना मैक्सिमम कहां और मिनिमम कहां पे हो रहा है। अब ये यूरिया वाले चीज, यूरिया में एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की, आप अभी सिर्फ लाइन यहां पे याद रखिए जो मैं आपको बता देता हूं, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द, ठीक है, सिक्रीटेड, एब्जॉर्ब नहीं होता, सिक्रीट हो जाता है, सिक्रीटेड इनटू द थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट से ये क्या हो जाता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट में ये क्या हो जाता है? सिक्रीट हो जाता है, एंड देन फर्दर देन एब्जॉर्ब्ड बैक फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है अभी तो। ठीक है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यूरिया का एब्जॉर्प्शन क्यों हो जाता है? यूरिया का एब्जॉर्प्शन भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी क्या हो जाता है? बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया बॉडी में क्यों एब्जॉर्ब होता है? टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया और यूरिक एसिड थोड़ा थोड़ा वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पहले
असेंडिंग थिन पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिम्फ में सिक्रीट होता है, ये वापस से जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है टुवर्ड्स द मेडुलरी, रीअब्सॉर्ब हो जाता है टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियल रीजन, जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये रहा आपका पूरा यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, जिसमें यूरिन का आउटपुट कितना होता है, हमारा यूरिन आउटपुट 1 to 1.5 लीटर पर डे। हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 180 लीटर पर डे है और 125 ml है, 125 ml पर मिनट में है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब हमारी जो किडनी है, वो पूरी किडनी कितना फिल्ट्रेशन बनाती है पर यूनिट टाइम में, उसी को बोल रहे हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दैट इज 180 लीटर पर डे, 125 ml। 125 लिखा है बच्चा, गलत मत कर देना कुछ। ठीक है, एक डाटा एक नंबर गलत, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, 4 नंबर चले जाएंगे। 125 ml पर मिनट। तो ये रहा आपका मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए।